हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें। सीजन के पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फिनयांग उसे लेकर वहां से जा रहा था, तो वो बोलती है कि उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट ले लिया है। लेकिन फिनयांग बोलता है कि अभी फ़िलहाल तुम चुप रहो, और यहाँ पर उसका भाई अपने आदमियों को जहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा था वहाँ पर भेज देता है। लेकिन तभी जो इसका हैकर दोस्त होता है वो बड़ी जल्दबाजी में आता है और जिस ट्रे पर ब्लड टेस्ट के सैंपल रखे हुए थे सीधा उसे टकरा जाता है और एक सैंपल सीधा लिफ्ट के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर वो फिनयांग अपना ब्लड निकालता है और बोलता है कि अगर मैं अपना ब्लड इस सैंपल में मिक्स कर दूंगा तो तुम्हारा टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा और किसी को पता नहीं चल पाएगा। और ये अपना खून निकाल कर उसके टेस्ट में मिला देता है। अब ये सब इकट्ठा हो गए होते उस सैंपल को इकट्ठा करने के लिए। अब ये उसे ले लेते, लेकिन इन्हें क्या पता था कि उसमें मिलावट हो चुकी है। अब ये इसे टॉनिक भी ला कर देता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी ना आए। और लेकिन ये रोते हुए बोलते कि वो इन सब से तंग आ चुकी है, वो आज लगभग फंसने वाली थी लेकिन बच गई, वो ये सब और नहीं कर सकती है, उसे जाने दे। जिस पर फिनयांग गुस्से में आकर बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए किसी की जान जा चुकी है और जो तुम्हें उसके अधूरे काम तो पूरे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है बल्कि किसी और की है। ये बात तुम हमेशा याद रखो। ये शिनयांग से प्यार करता था और इसका चेहरा बिल्कुल उसकी तरह था, तो एक बार तो खो गया था लेकिन फिर अपने आप पे कंट्रोल करके बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी होगा आगे मैं जिम्मेदार नहीं होगा और चली जाओ। और उसका पासपोर्ट भी उसके पास लाकर रख देता है और बोलता है कि चली जाओ, आगे से यहाँ मत नज़र आना। अगर तुम इस जगह पर दोबारा वापस आई तो सबसे पहले जान से मैं ही मारूंगा, किसी और की तो ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें पता चलता है कि ब्लड में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए दोबारा से ब्लड लेना पड़ेगा। लेकिन लूफान बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बस करो अपना नाटक। उसकी पहले से ही तबीयत खराब है और तुम और खून लेने की बात कर रहे हो, पहले उसका इतना खून निकल चुका है। यहाँ पर अब उसका भाई बोलता है कि ऐसा क्या है उस लड़की में कि एक लड़का तो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे यहाँ आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि तुम भी उसका सपोर्ट करने लगे। लेकिन तभी पीछे से अंकल उठकर बोलते हैं कि ये तो उसका बचपन का फ्रेंड है, तो इसका सपोर्ट लेना तो बनता है। इसके बाद अब ये सब ग्रैंड फादर को हॉस्पिटल से अगवा करने की साजिश में लग जाते हैं। ये यहाँ से जाने की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी से प्रोज मिलता है और अब इसे फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उसने रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे फियोंसे और मेरे घर पर जाना, मेरे ग्रैंडफादर से मिलना। ये ग्रैंडफादर को लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कज़न आ जाता है, तो ये उसको लेकर छुप जाते हैं। लेकिन उसका पैर गाड़ी से टकरा जाता है जिससे कि गाड़ी का हॉर्न स्टार्ट हो जाता है। अब उसके कज़न को शक हो गया होता है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उनके करीब आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर शिनयांग आ जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर, आपको क्या दादाजी से मिलने हॉस्पिटल नहीं जाना है। और इसके बाद अब फिनयांग इससे बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, पता है वहाँ कितना खतरा हो सकता था। जिस पर वो बोलते हैं तो खतरा था तो तुम भी तो यहाँ पर आए ना, तुम वैसे करने क्या वाले थे, तुम्हारे इरादे क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो बोलता है कि जो शिनयांग के शेर थे मैं उन्हें किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर वो बताता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो शिनयांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जो उसका हक है वो उसे मिलना चाहिए, और अगर वो उसका ना हुआ तो वो किसी और का भी नहीं होगा। और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी जैसे कि मैंने आज किया है, क्योंकि मैं अमीर हूँ और मैं एक फेमस ग्रुप और कंपनी की सक्सेसर भी हूँ। यहाँ पर ये पूछती है तुम ग्रैंडफादर को कहाँ पर लेकर गए थे और क्यों। जिस पर वो बताता है कि उसका इलाज वहाँ पर सही तरह से नहीं हो रहा था, बल्कि वो बिल्कुल ठीक थे, किसी ने जानबूझकर उन्हें बीमार किया था ताकि उनकी इस बीमारी का फ़ायदा उठाकर कोई और सीईओ बन सके। लेकिन अब हमने उनका कहीं और पर इलाज करवाना शुरू कर दिया जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हम इस लड़की को देखते हैं, यहाँ पर इसका भाई से बोलता है कि तुम्हें हुआंग फैमिली के किसी लड़के को पटाना चाहिए क्योंकि वे अमीर भी है और अब उनके
बीच में कुछ कुछ दिक्कतें भी आ रही है जिनका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, और अगर तुम उनकी फैमिली के किसी लड़के से शादी कर सको तो और बढ़िया बात है। अब रिपोर्ट आ चुकी होती है और ये रिपोर्ट लेकर जा रहा होता है कि तभी इसके पास एक कॉल आती है, तो ये कॉल सुनने के लिए रुक जाता है। तभी फिर यांग का फ्रेंड उस रिपोर्ट को बदल देता है और ये उसका हैकर ही फ्रेंड होता है। अब जब रिपोर्ट जाती है तो उन्हें पता चलता है कि शिनयांग का डीएनए मैच हो गया है, जिस पर वे शौक होते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो बदल चुकी है। अभी सभी दादाजी से मिलने के लिए आ गए होते हैं। ये दोनों उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वे लोग रुकते नहीं है। इसके बाद जैसे ही वे बिस्तर को हटाने वाले होते हैं कि शिनयांग वहाँ आकर आंट को रोक देती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह चादर को उठा लेती है और वहाँ पर फादर नहीं होते हैं, तो वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। लेकिन तभी फिन यांग वहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो। और आंट बोलती है कि तुमने ग्रैंडफादर को किडनैप करवा लिया ना, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर ठीक ठाक आ जाते हैं क्योंकि इनका इलाज अच्छे से हो गया होता है। ग्रैंडफादर सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद कंपनी की सीईओ शियांग को बनाता हूँ। यहाँ पर अब इसके कज़न को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी सब कुछ शिनयांग का हो गया। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड सजेशन देता है कि क्यों ना तुम अपनी बहन को मरवा दो। शिनयांग फियांग के बारे में सोच रही होती है कि वो कह रहा था कि मैं किसी और को उसका हक बिल्कुल नहीं लेने दूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर सोचती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, लेकिन तभी फियांग इसके दरवाजे पर आता है और बोलता है क्यों ना आज से हम एक ही रूम में रहें। इसके बाद फिनयांग रूम के अंदर एंटर हो जाता है और बोलता है कि तुम इस घर की वारिस हो तो तुम्हारे साथ किसी न किसी को तो होना चाहिए, और अगले हफ्ते जो मीटिंग होने वाली है तो उसके लिए भी तुम्हारी तैयारी करवानी जरूरी है ताकि हम पकड़े ना जाए। लेकिन यहाँ पर शियांग बोलती है कि बेड तो एक है, हम कैसे सोएंगे। लेकिन जिस पर फांग बोलता है कि मैं बेड पर सो जाऊंगा, तुम कहीं पे भी सो जाना, सोफे पर या जमीन पर जहाँ तुम्हारा दिल करे, और हाँ तुम मेरे साथ भी सो सकती हो, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस पर वो बोलते कि एंगेजमेंट वो कब हुई। इस दौरान ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जिस पर फ्यांग बोलता है कि चलो नहीं हुई तो हम कर लेंगे। और यहाँ पर अब उसके दोनों दोस्त भी आ गए होते हैं और वे बोलते हैं कि हमने आज तक फांग को कभी रोते हुए नहीं देखा है, तो इसलिए तुम इसके साथ बुरा सलूक करना ताकि ये रोए और मैं इसे देखूं। कैसे दोस्त है यार। इसके बाद वो बोलता है सीरियस होकर कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ, इसलिए तुम बेड पर सो जाओ, मैं भी काम करूँगा। और वो काम करने लग जाता है और वो सोने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे सुबह जल्दी उठाकर जॉगिंग के लिए लेकर जाता है। फियो शिनयांग का मेकअप भी करवाता है और उसे अच्छे से रेडी भी करवाता है ताकि वो एकदम शिनयांग की जैसी लग सके। इसके बाद वो एक ड्रीम देख रहा होता है जो कि 17 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट का होता है। शिनयांग उसे जाकर जगाती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और इसके बाद जब वो जागता है तो उसका गला छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ये वही लड़की दिखाई जाती है जो कि ज्वेलरी कंपनी की सीईओ होती है और इसका नाम होता है टांग होती है। और लिन यहाँ पर इससे मिलने के लिए आता है अपने डैड के कहने पर। वो बोलते हैं कि मेरे भाई ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देती हूँ कि तुम एलएस स्टार को छोड़कर मेरे साथ काम करो, और इस बारे में डिसीजन लेने के लिए मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें जिनयान की फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि एज ए इंटर्न वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई होती है, और वहाँ पर ही शियांग की मीटिंग होती है सीईओ बनने के लिए। यहाँ पर सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस लड़की की तो एज भी कम है, क्या वो इतनी छोटी सी उम्र में हमारी कंपनी को, उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी वहाँ पे शिनयांग फियांग के साथ आ जाती है। यहाँ पर अब उसकी कज़न के सपोर्टर्स बोलते हैं कि मिस शिनयांग सीईओ की पोस्ट पे बैठने तो जा रही है, लेकिन क्या वो इस कंपनी को हैंडल कर पाएगी। इसके बाद वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे एलए स्टार कंपनी को लीड करने की ताकत रखती हूँ मैं, और मैं इस क्राइसिस से भी कंपनी को बाहर लेकर आऊंगी और उसे प्रॉफिट के रास्ते पर लेके जाऊंगी। मैं और मेरे साथ फियांग भी इस कंपनी के लिए काम करेंगे। और वो बहुत सेटिस्फाइड स्पीच देती है जिससे कि सब खुश हो जाते हैं और वे क्लैपिंग कर
करने लग जाते हैं सिवाय उसके कज़न को छोड़कर। अब वे सब मीटिंग से बाहर आ रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग अच्छी गई। लेकिन जिन यांग की दोस्त उसे देख लेती है और जैसे ही वो उसे चिल्लाने वाली होती है कि फियांग का एक दोस्त उसके आगे आ जाता है और वो सिर्फ उसे ही देखने लग जाती है। वो उससे नाम भी पूछती है और बाद में वो कहती है कि कितना हैंडसम गाय था ना, पर इसने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। मतलब कि उसके ख्यालों में खो गई होती है। उसके बाद उसे ध्यान आता है क्या वो जिनयांग थी, अब ये सोच में होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सिनयांग दिखाई जाती है जो कि फियांग से बोल रही होती है क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की, जिस पर वो सर हिलाता है और बोलता है कि अब हमें कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकालना है और इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो उसे बोलता है कि सारी इंपॉर्टेंट फाइल अपने कैबिन में मंगवा लो। यहाँ पर उसका कज़न बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसका सपोर्टर बोलता है आपकी बहन ऐसे ही आपसे सब कुछ नहीं छीन सकती है, उसका काम बिगाड़ने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। अब यहाँ पर ये सब फाइल चेक कर रहे होते हैं जिस पर फियांग बोलता है कि इन फाइल में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ कर रखी है। और वो अपने दोस्त से बोलता है कि पता लगाओ कि किसने छेड़छाड़ की है। अब वो देख ही रहा होता है कि बोलता है कि यहाँ का फाइनेंस मैनेजर 1 महीने की छुट्टी पर है और वो आज अब्रोड जा रहा है और उसकी फ्लाइट अभी की है। अब शिनयांग और फियांग दोनों ही उसे रोकने के लिए जाते हैं और उन्हें वो दिख जाता है तो वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन वो आदमी किसी के कहने पर गाड़ी को तेज भगाने के लिए बोल रहा होता है और उन्हीं के पीछे फांग और शियोंग भी होते हैं। अब यहाँ पर आखिरकार वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लग जाता है जिसके पीछे शियोंग भी भागती है। यहाँ पर शियोंग का कज़न परेशान हो रहा होता है कि कहीं मैनेजर उनके हाथ ना लग जाए तो उनकी सारी पोल खुल जाए और बोलता है कि जो वो लड़का फियांग उसके साथ रह रहा है ये दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हैं, जल्दी से फियांग के बैकग्राउंड का पता लगाओ, मुझे उसके बारे में हर जानकारी चाहिए। अब ये उस मैनेजर को ढूंढ लेती है लेकिन वो जो बैग होता है वो उसे दूर फेंक देता है। अब उसे लेने के लिए वो नीचे भागती है लेकिन वहाँ पर अब फांग आ जाता है और वो अपने तरीके से उससे बात उगलवाता है। वो उसे बाहर लटका देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी जान तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे फाइल दोगे। अब वो उसे एक यूएसबी देता है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड होते हैं और ये उसे लेकर ऑफिस आ जाते हैं। अब दोबारा सभी फाइल पढ़ने लग जाते हैं लेकिन शियांग यहाँ पर नोटिस कर लेती है कि फियांग के हाथ में दर्द हो रहा है लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं बोलती है। अब यहाँ पर फियांग बोलता है कि उन्हें क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए एग्रीमेंट के रूल पता करने होंगे और ये सब काम करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन है। यहाँ पर वो नर्वस होती है और रात को भी काम कर रही होती है। इसके बाद उसे फियांग का ख्याल आता है और उसकी चोट याद आती है तो वो उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ने लग जाती है क्योंकि वो सो रहा होता है और जैसे वो उसे टच करती है तो वो उठ जाता है और वो सफाई में कहती है कि मैं तो तुम्हें दवाई लगाने के लिए आई थी। जिस पर फियांग बोलता है कि ये तो सिर्फ छोटी सी चोट है, मुझे तो सैकड़ों चोटें लग चुकी है लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी क्राइसिस से बाहर निकालना है कंपनी को। अब वो एक फाइल को देखकर उसके मेन पॉइंट्स बताने लग जाती है और फियांग भी उसके करीब आ जाता है। यहाँ पर उसे एहसास हो जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है इसलिए वो जाने लग जाती है। लेकिन फियांग बोलता है लो मेरे हाथ पर दवाई लगा दो और अपना हाथ आगे कर लेता है। यहाँ पर अब शियोंग भी उसके करीब बैठकर दवाई लगाने लग जाती है। यहाँ पर फियांग भी नर्वस हो रहा होता है। उसके दोनों दोस्त अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सीन देख लिया होता है और उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं दोनों और दोनों खुश होते हैं। यहाँ पर नाना उसी हैंडसम गाय के बारे में सोच रही होती है और वो ही उसके सामने आ जाता है। अब ये उसे रोकने लग जाती है और उसके बारे में पूछने लग जाती है कि उसकी पोस्ट क्या है, वो इस कंपनी में क्या करता है कि ये तभी उसे बाहर निकालने वाला होता है कि सामने से उसका दूसरा दोस्त लेट जाता है। अब ये उसे पकड़ रखा होता है तो वो उसे छोड़ने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें रीन अपने भाई से बोलती है कि मैंने उसे 2 दिन का टाइम दिया है लेकिन उसे शादी और पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसे रहने देते हैं। जिस पर उसका भाई बोलता है कि वो काबिल लड़का है और हमें उसके इस काबिलियत का फायदा उठाना चाहिए, इससे वो हमारी तरफ हो जाएगा और LA स्टार भी हमारा हो जाएगा।
अंकल ग्रैंडपा को बताते हैं कि शेमिंग क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, जिस पर उसके अंकल क्राइसिस के पैसे लौटाने की लास्ट डेट पूछते हैं, जिस पर वो बोलता है कि 3 दिन बाद की है। अब यहाँ पर आंट सारी बात सुन लेती है और बोलती है मैं अपने जॉब के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग काम कर रहे होते हैं कि यहाँ पर शियोंग को एक आइडिया आता है, जिसके तहत वो अपने सभी एम्प्लॉय को काम पर लगा देती है और इसके बाद बैंक से बात करती है कि वे लोग इंस्टॉलमेंट पर राज़ी हो जाए। अब सब लोग अपना अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। अब तो इंतज़ार हो रहा होता है तो बैंक की कॉल का। कुछ देर बाद उनकी कॉल भी आ जाती है, जो कि राज़ी हो गए होते हैं और इनकी पहली पेमेंट भी इन्हें मिल गई होती है, जिस पर कि अब क्राइसिस ख़त्म हो चुका होता है। इस कामयाबी पर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर शियोंग बोलती है कि तुम जानते हो कि मैंने ये सब कैसे किया, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, लेकिन बचपन से मेरी मेमोरी अच्छी थी, इसीलिए मैंने सारी बात याद कर ली थी। अब यहाँ पर वो ये बोलकर जाने लगती है तो शियोंग बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, तो वो खुश हो जाती है। अब वो भी स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद वे घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो देखता है कि शियोंग सो चुकी होती है, तो वो उसकी सीट बेल्ट हटाने लग जाता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि वो सीट बेल्ट अचानक से उसके गले पर लगने वाली होती है और वो उसे आराम से निकालता है और उसके करीब चला जाता है। इसी दौरान तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और दूर हट जाता है और गाड़ी से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आंखें खोलती है, उससे भी काफ़ी नर्वसनेस फील हो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत खुश होती है। वो ग्रैंड फादर से बोल रही होती है कि मैंने क्राइसिस से कंपनी को बाहर निकाल लिया है। इस बात पर ग्रैंडपा उसकी खूब सारी तारीफें करते हैं और बोलते हैं कि तुम फियांग से शादी कब कर रही हो, मुझे तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड देखना है। जिस पर वो शर्मा जाती है और बोलती है कि इस बारे में आप बात ना करें। और अब यहाँ पर ग्रैंडपा उसे ग्रीन हाउस की तरफ लेकर जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कभी काफ़ी सारे फूल खिला करते थे, काफ़ी सारे पेड़ थे, ये इस घर की सबसे फेवरेट जगह है जो कि तुम्हारे मोम और डैड ने मिलकर बनाई थी, लेकिन यहाँ के पौधे देखो वो भी मुरझा गए हैं तुम्हारे फादर और मदर के जाने के बाद। इसके बाद शियोंग उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस ग्रीन हाउस को उसके हवाले कर दे, वो फिर से यहाँ पर पेड़ और फूल वगैरह लगाएगी। और ये सारी बात दूर खड़ा फियांग भी सुन रहा होता है और वो दूर खड़े फियांग को देख लेती है और उसे बुलाती है, लेकिन वो वहाँ से भागने की जल्दबाजी में था। लेकिन फिर उसके पास आता है और याद करने लग जाता है कि बचपन में वो और शियोंग इसी जगह पर खेला करते थे और वो उसे सताया करता था और शियोंग के पेरेंट्स भी वहीं पर होते हैं। अब यहाँ पर फियांग और उसके दोस्त और शियोंग मिलकर दोबारा से उस गार्डन को वैसा ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर फियांग साइड में बैठा हुआ होता है, जिसके पास शियोंग आकर बोलते कि तुम यहाँ पर फ्री कैसे बैठे जब हम काम कर रहे हैं तो। लेकिन जिस पर वो बोलता है कि यहाँ पे कोई फूल नहीं खिलेंगे, जिस पर शियोंग बोलती है कि अगर काम नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन अपनी इतनी बकवास वाहियात बातें तो मत निकालो। और वो उसके चेहरे पर मिट्टी लगा देती है और बोलती है कि अगर काम नहीं करोगे तो और मिट्टी खिलाऊंगी, लेकिन जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो शियोंग को उठाकर और अपने कमरे में लेकर आ जाता है। पर सारे घर वाले भी देख रहे होते हैं और उससे तुरंत वे मिट्टी साफ करने के लिए बोलता है, जिस पर वो मिट्टी साफ कर देती है और वो मिट्टी साफ करवा कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शियोंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस और एम्बैरस फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टांग और उसकी बहन दोनों कंपनी में आ गए होते हैं उसकी नई सीईओ से मिलने, यानी कि शियोंग से मिलने। और शियोंग को ये बताया जाता है कि वे लोग कह रहे हैं कि उनके डिज़ाइन कॉपी किए गए हैं, इसीलिए वो उसका हर जाना चाहते हैं। तभी वे दोनों भी अंदर आ जाते हैं और उसका भाई बोलता है कि हम तो यहाँ पर नई सीईओ से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर उसकी बहन फांग को देख रही होती है अजीब नज़रों से, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि आप जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए डिज़ाइन भेज रहे हो उसमें आपने हमारे डिज़ाइन कॉपी किए हैं, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। लेकिन जिस पर फियांग बोलता है कि जब अभी तक एग्जीबिशन लगी नहीं तो आप कैसे कह सकते कि हमने आपके डिज़ाइन कॉपी किए हैं। जिस पर उसका भाई बोलता है अब मैं आकर एग्जीबिशन में स्पेशली देखूंगा कि तुमने मेरे डिज़ाइन कॉपी किए हैं या नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा तुम अपने डिज़ाइन बदल दो।
और ये कहकर वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि एलए स्टार कब तक मुझसे बचेगा, अब तो मुझे एक और रास्ता मिल गया। और वो अपनी बहन की तरफ देखता है जिसका ध्यान अभी भी अंदर होता है और वो उसे पूछ ही लेता है, क्या तुम फियांग के बारे में सोच रही हो कि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलती है कि मैं उससे पाने की हिम्मत रखती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, फियांग तुम्हारा और एलए स्टार मेरा। आखिर कब तक ये लोग अपने आप को महफूज रख पाएंगे हमसे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर फियांग शियोंग से बताता है कि जो डिज़ाइन हमने सबमिट किए हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए, वे डिज़ाइन उनकी कंपनी से मिलते जुलते डिज़ाइन है। अब यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है और यहाँ पर ये भी बताता है कि या तो हमारे किसी आदमी ने या फिर डिज़ाइनर ने जानबूझ के ये सब किया है ताकि वे लोग हमारी कंपनी के ऊपर केस कर सके और जिससे कि हमारे शेयर मार्केट के प्राइजेस नीचे आ जाए और हमारी कंपनी घाटे में चली जाए, फिर हम कंपनी उनको बेच दे। अब यहाँ पर वो बोलती है कि वे डिज़ाइन हम वापस मंगवा लेते हैं और हम नए डिज़ाइन तैयार करेंगे। लेकिन जिस पर वो बोलता है कि हमारे पास इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस पर शियोंग बोलती है कि दूसरों के रहमो करम पर हम अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकते, इसके लिए बेटर यही है कि हम अपने डिज़ाइन वापस ले लें। अब यहाँ पर फियोंग भी मान जाता है और वो अपने फ्रेंड से प्रिंटर लाने के लिए बोलता है और खुद एग्जीबिशन के लिए जो डिज़ाइन भेजे थे उन्हें वापस लेके आने के लिए चला जाता है। नाना एन फियांग के फ्रेंड के ऊपर दोबारा से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर अब वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता, लेकिन फिर उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं और उसके दोनों फ्रेंड होते हैं जिस पर गाड़ी चल पड़ती है। अब यहाँ पर शियोंग लिन को बुलाती है और बताती है कि ली गुआंग ग्रुप उनके ऊपर केस करना चाहता है और उसे सारी बात बता देती है कि उन्हें नए डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए वो मदद के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर फांग खुश हो रहा होता है कि आखिरकार शियोंग ने कंपनी के लिए कोई तो स्टंट लिया। अब यहाँ पर नाना उन दोनों को बताती है कि मैं एलए स्टार कंपनी में इंटर्न डिज़ाइनर हूँ और मैं अपनी बुक का मेल लीड शुवई को बनाना चाहती हूँ। अब इस पर उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाने लग जाता है कि तुम्हारे पीछे तो कोई लड़की पड़ गई है तुम्हारे प्यार में। अब यहाँ पर शुवई नाना के मुंह पर टेप लगाकर उसे आगे बिठा लेता है। चिनयांग लिन से डिज़ाइनर के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है कि जब तक काम खत्म ना हो तुम मेरे ऑफिस के बाहर मत जाना, मुझे पता है कि तुम इस मुसीबत से निकलने में हमारी मदद करो। जिस पर वो बोलता है उसे जितना हो सकेगा वो करेगा। दूसरी तरफ फियो ने भी वहाँ से डिज़ाइन वापस ले लिए होते हैं। यहाँ पर अब ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो कि परेशान हो रहे होते हैं। जिस पर आंट बोलती है कि वो परेशान क्यों है। वो बोलता है कि वो बच्चों के लिए परेशान है, उन्हें रात रात भर कंपनी में काम करना पड़ रहा है। जिस पर आंट बोलती है कि बच्चों की कंपनी उन्हें ही संभालने दे उनके तरीके से। अभी एक पेपर उठाकर ग्रैंडपा को देती है जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने तो ये डिज़ाइन तुम दोनों बहनों के लिए बनाया था कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनोगी, क्या ये ब्रोच तुम्हारे पास है। जिस पर आंट मना कर देती है और जिस पर ग्रैंडपा बोलते कि ठीक है अब मुझे सोने जाना है। वो चला जाता है। अब यहाँ पर आंट अपना कोट उतारती है, उन्हें अभी भी ये ब्रोच पहना हुआ होता है। टैन फिनयांग की फ़ोटो देख रही होती है जिस पर उसका भाई पूछता है कि वो उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। जिस पर वो बोलते कि मैंने उसके बारे में काफ़ी पता करने की कोशिश की है, लेकिन चिनयांग के साथ इस शहर में आने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मतलब कि वो एक मिस्टीरियस आदमी है और अगर उसने इस बार कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाल लिया तो मैं समझूंगी कि वो मेरे टाइप का है, और अगर नहीं निकाला तो फ़ायदा हमारा ही है। अब इसके भाई का एक आदमी आकर उसे बताता है कि हमने मीडिया में खबर फैला दी है और उन सभी को उनकी कंपनी के अंदर भेज दिया है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ लिन शियांग को एक ब्रोच और पेंटिंग दिखाकर बताता है कि ये हमारी कंपनी के बहुत पुराने डिज़ाइन है। अब उसे याद आता है कि ये पेंटिंग तो उसी ने बनाई थी। लिन बोलता है कि हम अपने डिज़ाइन में ट्विन रोजेस के डिज़ाइन को भी ऐड कर लेते हैं, जिस पर वो एग्री हो जाती है और कुछ डिज़ाइन बनाने लग जाती है। यहाँ पर लिन नोटिस कर लेता है कि जिस हिसाब से डिज़ाइन बना रही है उस हिसाब से तो कोई पेंटर ही पेंटिंग करता, और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम पे जिन यांग ने कहा था कि वो एक आर्ट डिज़ाइनर है। लेकिन यहाँ पर इसका दिमाग और फालतू चलता है कि एक लड़की आकर बोलती है कि बाहर मीडिया वाले आए हैं और वे डिज़ाइन कॉपी करने की बात कर रहे हैं। जिस पर शियांग बोलती है कि मिस्टर
टांग ने ये ठीक नहीं किया, उन्होंने मीडिया को भी ये बात बता दी, जिस पर लिन बोलता है कि तुम अपना काम करो, मैं जाकर मीडिया को हैंडल करता। और वो मीडिया के पास जाता है, जिस पर वे सवाल पूछने लग जाते हैं कि आपने सही में डिज़ाइन कॉपी की है, क्या आप पर सही में केस हुआ, जिस पर वो बोलता है ये सब अफवाह, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिनयांग अकेले काम कर रही होती है, तभी कोई मौका पाकर उसके डोर को लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना आ पाए, और उसके एसी के अंदर धुआं छोड़ देता है। और अब वो जो धुआं है वो सारे रूम में फैलने लग जाता है, और यहाँ पर शिनयांग भी परेशान हो जाती है। वो सबसे पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जो कि नहीं खुलता है। अब यहाँ पर फायर अलार्म बजने लग जाता है, जिस पर लोग सोचते हैं कि आग लग गई, लेकिन यहाँ पर वो लड़की आकर बताती है कि ऊपर वाले फ्लोर में धुआं धुआं हो गया है, और लगता है मिस शिनयांग भी ऊपर ही है। अब यहाँ पर ये खबर सुनकर फियांग तो दौड़ता हुआ ऊपर जाता है। यहाँ पर लिन को अभी भी रिपोर्टरों ने घेर रखा होता है, वो ऊपर जाता है और उस लोक को तोड़ देता है, और इसके बाद शिनयांग को बाहर सेफ जगह लेकर आता है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांस नहीं ले रही होती है। तो इसके बाद वो फिर मुंह से उसे सांस देने की कोशिश करता है। इसके बाद कहीं जाकर शिनयांग को सांस आती है, और फियांग की भी सांसों में सांस आती है। अब वो इस पर जो ग्रैंडपा होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि ऑफिस में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी शिनयांग के साथ ये सब हो गया। क्या तुम में से इतने लापरवाह हो कि तुम शिनयांग को बचा भी नहीं पाए। अब ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते सब पे। तो यहाँ पर शिनयांग होश में आकर बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको परेशान किया, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये फैमिली कहीं की नहीं रहती, इस फैमिली के लिए तुम ही सब कुछ हो। और अब जाते हुए बोलता है कि फिनयांग और शियोंग तुम दोनों एंगेजमेंट कर लो, और इसके बाद मैं इस कंपनी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यहाँ पर सब लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं और गुस्से में बाहर चले जाते हैं। अब फियो शियांग को बताता है कि जब उसकी गैर हाजिरी में उन्होंने नए डिज़ाइन तैयार करके भिजवा दिए थे, और उस दिन एसी में किसी ने जानबूझकर धुआं छोड़ा था तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अब मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन का सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम डरो मत। और जाने लगता है, जिस पर शिनयांग उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, कि हम ग्रैंडपा की बात मान लेते हैं। और यहाँ पर अब वो अपने दिल की बात भी बता देती है कि मेरे इस दुनिया में कोई और नहीं है अब सिवा तुम्हारे, हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कोई भी नहीं। जिस पर अब फियो बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ इंगेजमेंट कर ली तो तुम इस सब चीज़ों से कभी बाहर नहीं आ पाओगी, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर शियोंग तो चुप रह जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फियो आता है, तो वो बोलती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। जिस पर वो मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं इंगेजमेंट के बाद तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा। और दोनों खुश हो जाती हैं। टैंग अपने भाई से बोलती है कि उन्होंने तो आपको 48 घंटे के अंदर ही हरा दिया, जिस पर उसका भाई बोलता है कि तुम अपने भाई की हार पर कैसे खुशी मना सकती हो। जिस पर वो बोलती है कि उस कंपनी में 2 टैलेंटेड लोग हैं, तो हमें उनसे कंपनी छीनेंगे नहीं, बल्कि उन्हें भी अपने में ही मिला लेंगे, तभी तो मज़ा आएगा। अब इसके बाद उसका भाई बोलता है कि वो लड़की तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ ही बड़े कमाल है। अब इससे एक न्यूज़ मिलती है, जिस पर ये चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जो कि लिन देख रहा होता है, और वो शिनयांग के बारे में सोच रहा होता है कि उसने तो अकाउंट पढ़ा हुआ है, और तो उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, ये सोचकर वो परेशान हो रहा होता है। इसके बाद हमें नाना दिखाई जाती है, जो कि शुवई को देखकर केक खाने के लिए बुलाती है, लेकिन शियान कहता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता है। अब इस बात पर तो दोनों शौक होते हैं कि इसे केक कितना पसंद था कि एक बार बुलाने से ही आ गया, या फिर इसे कुछ हुआ है। अब यहाँ पर नाना बोलती कि इसे देखकर मुझे मेरी एक दोस्त की याद आती है, पहले हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब वो मुझे कॉल भी नहीं करती है। अब इसकी बातों से ये दोनों समझ जाते हैं कि शुवई इसी की दोस्त है, और नाना शिनयांग की दोस्त है। शुवई सान को साथ में बात करने के लिए लेकर जाता है, तो
पीछे से नाना बोलते कि केक पूरा खत्म करो, जिस पर वो केक को साथ ले जाता है। यहाँ पर शान बोल रहा होता है कि बेचारी को ना जाने कितने धक्के खाकर ये जॉब मिली होगी, और अगर हम बॉस को बताएंगे तो बॉस उसे जॉब से निकाल देंगे कि शिनयांग की कोई दोस्त यहाँ पर जॉब कर रही है, और अब इस मामले को हम अपने तरह से हैंडल करेंगे, हम उन दोनों का आमना सामना होने से रोकेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें शेयर होल्डर की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियांग और फियो दोनों आते हैं और शियांग बोलती है कि चेयरमैन बीमार हो गए थे और इसके बाद हमने कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाला था, लेकिन हमारे दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने हमारे ऊपर डिज़ाइन चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन हम उससे मुसीबत से भी बाहर निकल आए हैं। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो मैं अब कंपनी को रीसफल करूँगी। मैं मिस्टर चैन को ऑपरेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करती हूँ, जिस पर मिस्टर चैन हाँ बोल देते हैं। इसके बाद वो लिन को डिज़ाइनर डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्टर का ओहदा दे देती है, जिस पर वो कुछ सोचकर हाँ बोल देता है। लेकिन ये बात इसके कज़न को बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उठकर बोलता है कि तुम 20 साल पुराने डायरेक्टर को कैसे निकाल सकती हो, जिस पर शियांग बोलती है कि मिस काई, अफसोस है कि आप पहले इंटर्न CEO हुआ करते थे, लेकिन अब आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को हैंडल करोगे। अब उसमें भी काफ़ी लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। उसके पास कोई रास्ता ना होने के कारण उसे एग्री होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर जो को देखकर बोलती है कि मिस्टर जो, आपका तो ट्रांसफ़र काफ़ी दूर होगा। इसके बाद बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। शियोंग बोलते हैं कि आपको पता है ना कि आपने क्या किया है, जिस पर वो बोलता है कि आप चेयरमैन की पोती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगी, मुझे ऐसे निकाल देंगी। अब यहाँ पर फियो आकर बोलता है कि तुम इन्हें डिज़ाइन और फाइनेंस मैनेजर को रिश्वत देकर हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बोलता है कि तुम मुझे फंसा रहे हो, अगर कोई सबूत है तो मुझसे बात करो। तभी मिस्टर टाई वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि मैंने ही डिजाइनर को रिश्वत दिलाई थी ताकि वो हमारे डिजाइन की कॉपी बनाए, जिससे कि आपकी कंपनी की बदनामी हो सके। लेकिन किसी की जान लेने वाला काम मेरा नहीं है। अगर मेरा सब कुछ भी मुझसे छिन जाए तभी भी मैं ऐसी घटिया सोच नहीं रखता हूँ। मैं किसी के जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कि आपका हमारा मुकाबला तो चलता रहेगा, लेकिन हमारी वजह से आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इस बात का विश्वास दिलाकर वे दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जाओ अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है, लेकिन शियोंग उसे माफ करने की बजाय उसे बाहर निकलवा देती है। अब उसका ऐसा अंजाम देख कर शाओ का जो कज़न होता है वो तो पूरी तरह से घबरा गया होता है। इसके बाद शाओ बोलती है आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है, और फियो का हाथ पकड़कर बोलती है कि हम चेयरमैन की रजामंदी से अगले वीक इंगेजमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो कि इंगेजमेंट के लिए रेडी हो रहे होते हैं, और वे पीछे खड़े अंकल से पूछते हैं क्या लिन आएगा, जिस पर वो बोलता है कि उसे ज़रूरी काम है तो वो शायद नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर आंट आ जाती है और बोलती है कि मुझे इवेंट में जाना है, इसलिए मैं इंगेजमेंट में नहीं आ पाऊंगी। ये तोहफा आप मेरी तरफ से शियांग को दे देना। तो ग्रैंडपा खोल कर देखते तोहफा तो वो बहुत महंगा होता है, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं तो काफ़ी महंगा है, जिस पर आंट बोलती है महंगे सस्ते से क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ तो शियांग का ही है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी इस बात से ग्रैंडपा दुखी हो जाते हैं। अब हमें शियोंग दिखाई जाती है जो कि तैयार हो रही होती है कि तभी नाना भी दुल्हन को देखने के लिए आती है, लेकिन वो जैसे देखने वाली होती है उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है। उसे अब अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना होता है, इसीलिए लेकिन वो शियोंग होती है वो उसे बात करता हुआ सुन लेती है, और तो वो सोचते हैं शायद उसे बहम हुआ होगा। वो जल्दबाजी में जाती है तो वो टांग से टकरा जाती है और उसके फ़ोन में वो शियोंग की फ़ोटो देख लेती है। अब यहाँ पर इंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन फियो शियोंग को जैसे रिंग पहना रहा होता है तो वो घबरा जाती है, जिस पर फियो बोलता है कि वो उस पर भरोसा रखे। अब वो रिंग पहन लेती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं। यहाँ पर नाना भी आई हुई होती है, सब खुश होते हैं सिवाय उसके कज़न को छोड़कर। अब नाना उसकी फ्रेंड को देखकर एकदम से उसका नाम लेती है, जिस पर शियांग देखती है कि ये कौन आ गई। अब इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे क्या होता है इसके साथ, इसके लिए आपको हमारी ये सारी सीरीज देखनी पड़ेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।